बीजेपी और मरकज की जो साजिश रही जिला कुपवारा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की और बिलखसूस जनाब चौधरी रमजान साहब को सियासी तौर खत्म करने की जो साजिश रचाई गई, वो साजिश पूरी तरह से नाकामयाब हुई। जम्मू कश्मीर में आज दो तरह की पार्टियां हैं। एक वो जिनको बीजेपी वाले मिटाना चाहते हैं और दूसरे वो जिनको बीजेपी वाले बचाना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जिनको बीजेपी ने अथक कोशिश की खत्म करने की। 2019 370 खत्म करने के बाद जब डिलिमिटेशन का इन्होंने ढंढोरा पीटना शुरू किया, मकसद उनके दो थे। एक, जम्मू प्रोविंस में बीजेपी को मजबूत करना और कश्मीर प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करना। यह आमतौर पर माना जाता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के किले दो हैं, एक हम श्रीनगर को अपना किला समझते हैं और श्रीनगर के साथ साथ हम जिला कुपवारा को अपना किला समझते हैं। श्रीनगर के साथ भी उन्होंने काटने और जोड़ने का काम किया, लेकिन शायद जितना श्रीनगर के साथ किया उससे कहीं गुना ज्यादा उन्होंने जिला कुपवारा के साथ किया। कोई ऐसा असेंबली हल्का नहीं है जहां इन्होंने आंखें बंद करके लकीरें नहीं खींची। मैं हैरान हुआ जब चौधरी साहब से बात करते हुए मैंने इनसे पूछा कि बताइए ना, आपके ब्लॉक कितने हैं? कहा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अब मेरे 8 हैं। मैंने कहा 8 कैसे हो सकते हैं? कहा 2 पूरे हैं, बाकी 6 का हिस्सा इधर उधर काट काट के, तो 8 मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मेरे असेंबली हल्के के साथ टच करते हैं। अब जहां ये कहते थे कि डिलिमिटेशन का मकसद सिर्फ इतना होगा कि आसान होगा काम करना, दोबारा मुझे बताइए, जो एमएलए इंशाल्लाह चौधरी मोहम्मद रमजान साहब जब बनेंगे हंदवाड़ा के एमएलए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 8 पे इनकी नजर होगी। दो पूरे होंगे, 6 टुकड़े टुकड़े अधूरे। अब इससे इनका काम आसान होगा या मुश्किल होगा, वो आप खुद अंदाजा लगाइए। और यही हाल बाकियों का हुआ। हंदवाड़ा टाउन जिस नाम से असेंबली हल्के को जाना जाता है, ज्यादातर टाउन भी जो है वो हंदवाड़ा असेंबली हल्के के साथ नहीं है, वो लंगेट में उठा के डाल दिया। ये जगह भी अब जहां हम हमेशा हंदवाड़ा के प्रोग्राम करते हैं, यहां पर भी अगर आप देखें तो असली हमारे मेजबान चौधरी मोहम्मद रमजान साहब नहीं है, शक्कर बटाली साहब हमारे मेजबान है, क्योंकि ये इलाका उनके में पड़ता है। इसलिए चौधरी साहब ने सही कहा, जब नक्शा हमारे सामने आया, मैं हर किसी से ये बात नहीं कर सका। मैंने अपने दोनों जो सबसे सीनियर साथी हैं जिले में, सैफुल्लाह मीर साहब और चौधरी रमजान साहब, इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपके इलाके अब बदल गए हैं। सैफुल्लाह साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा कुपवारा तो है ही है, अब त्रेगाम का बन गया है, आप कुपवारा में रहना चाहेंगे या शिफ्ट करेंगे? उन्होंने कहा बुनियादी तौर मेरा जो इलाका है वो त्रेगाम के साथ है। मैंने कहा ठीक है ना, बिस्मिल्लाह, फिर आप त्रेगाम में शुरू करिए काम करना, कुपवारा के लिए हम दूसरा फैसला करेंगे। इसी तरह मैंने चौधरी साहब से पूछा, मैंने कहा हंदवाड़ा तो है, लेकिन 30-35 हजार वोट आपके कट के लंगेट चले गए। हमारे लिए आपका यहां से शिफ्ट करके लंगेट जाना नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि हमारे पास इतना फिर मजबूत कैंडिडेट हंदवाड़ा में शायद मिलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप लंगेट जाना पसंद करोगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, बिस्मिल्लाह करके आप वहां काम करो। कहा नहीं, मेरे जड़ जो है वो हंदवाड़ा में है। बेशक मुझे कमजोर करने के लिए इन्होंने मेरे 35 हजार वोट क्यों ना काटे हो, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, लोगों को अपने साथ जोड़ के, जहां 35 कटे हैं वहां मैं 70 हजार और जोड़ के इंशाल्लाह यहां से कामयाब होकर रहूंगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा, यहां दो ही किस्म की पार्टियां हैं, एक वो जिनको बीजेपी मिटाने का काम करती है और दूसरा वो जिनको बीजेपी वाले बचाने में लगे हुए हैं।
अब ये कोई इतनी छुपी बात है नहीं। कुछ महीने पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर उस तंजीम को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने की तैयारी कर रहा था। खुफिया तौर मुझसे एक मुलाकात भी हुई, डेट भी तय हुआ, जलसे का प्रोग्राम भी रखा गया, लेकिन उसको रोकने के लिए, और यह हैरानगी की बात है, उसको रोकने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले नहीं आए, उसको रोकने के लिए बीजेपी के लीडर आए। यह अंदाजा करिए आप, जो आज हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, जो आज हमारे बारे में बात करते हैं, वो कम से कम हमें इतना ही समझाएं। हम लोगों को तो तबाह करने के लिए ये बीजेपी वाले निकले हुए हैं। आखिरकार आपको बचाने की राज क्या है? बड़े बड़े लीडर, जिनमें इनका सेक्रेटरी इंचार्ज जेल के चुग और कष्टवाड़ के वो शर्मा जी, सुनील शर्मा, वो उसके पास पहुंचे, उसको झाड़ पार किया, उसको फसा मारा। जब वो नहीं चला फिर धमकी दी, फिर भाई के जरिए काम करवाया, उसको इतना मजबूर किया कि बेचारे ने शर्मिंदा होकर फिर मुझसे बात ही नहीं की, किसी और से कहलवा के कहा कि अब प्रोग्राम नहीं होगा, फिर कभी। क्यों बचाया बीजेपी ने उस पार्टी को? आप खुद अंदाजा करते हैं, मैं क्या कह सकता हूं। शक जरूर होता है, लेकिन क्या मेरा ये शक सही है या नहीं, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन अफसोस जरूर होता है जब मैं बीच बीच में तकरीरें सुनता हूं। अब कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये झंडा इसलिए लाल है क्योंकि इसमें खून है, लेकिन वो कुर्बानी का खून है। हमने कुर्बानियां दी जब बाकी अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग नारे दे रहे थे, दूसरे मुल्कों के झंडे अपने कंधे पे लेके यहां घूम रहे थे, हम इस मुल्क का झंडा पकड़े हुए थे, हम गोलियां खा रहे थे, हमारी गाड़ियों पे आईडी लग रहे थे। यहां वर्दी वालों ने कुर्बानियां दी। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दी, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने दी। हमारे मिनिस्टर कुर्बान हुए, हमारे एमएलए कुर्बान हुए, हमारे एमएलसी कुर्बान हुए, हमारे बड़े बड़े वर्कर, छोटे छोटे वर्कर कुर्बान हुए। किस किस का मैं नाम लूं? एक का नाम लूंगा 10 रह जाएंगे, हजारों में उनकी गिनती है। लेकिन जिसको हमारे झंडे में खून नजर आता है, जो कहता है ये कातिलों की जमात है, उससे मैं पूछता हूं, अगर ये बात सही है तो खुदा ना कल तक आप हमारे साथ बैठ के क्या कर रहे थे? क्या आपका ईमान इतना कमजोर है कि चंद मौके का फायदा हासिल करने के लिए आप कातिलों के साथ बैठे? मैं तो कम से कम नहीं बैठता। अगर मैंने किसी के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया होता, मैं तो कम से कम उसके साथ दोबारा नहीं बैठता, चाहे मुझे कितना भी उसका फायदा मिले। वो क्यों बैठे? क्योंकि जिस चीज की वो बात कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है 18-19 से पहले हुआ होगा, तो क्यों आए वो पीएचडी में? क्यों माफी मांगी? मैं बैठा था सामने जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब से उन्होंने माफी मांगी, कहा कि जज्बात में आके मैंने बहुत बातें की, लेकिन छोड़ दीजिए, मैं आपको लीडर तस्वुर करता हूं, मैं आपके साथ काम करके जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल किया नहीं, अपने डीडीसी कुछ बनाए और खिसक जाए। पहचानने में हमने गलती की, मेरे साथियों ने पहले दिन से पहचाना हुआ था। काश मैंने उनकी बात सुनी होती उस वक्त। मैंने इनको मजबूर किया उस पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए, घर की सीटें दी उनको। हमारे दफ्तर नवाज शरीफ में मीटिंग चल रही थी, चौधरीवाल साहब उनको याद होगा, बाहर आए, फोन पे आए, कहा ये सीटें मांगी जा रही हैं, बहुत मुश्किल होगा, मेरा बेस जो है वो खतरे में पड़ेगा, किसी तरह मुझे बचाइए। और मैंने इनसे कहा चौधरी साहब, बड़े मकसद के लिए
हमें कुर्बानी कभी कभी देनी होती है। मैंने कहा मैं आपसे कह रहा हूं, जहर का कतरा पीने के लिए मेहरबानी करके पीजिए। उस तक नहीं किया। कहा ठीक है ना, अगर आप मुझे सियासी तौर ये जहर का कतरा पीने के लिए कह रहे हैं, मैं पी लूंगा। जमात को नुकसान होगा लेकिन पीऊंगा। और पिया, जितवाया हूं। ये होता है तंजीम का दर्द, ये होता है तंजीम में लीडर जो अपनी जात का नहीं, अपना फैसला नहीं, अपना फायदा नहीं, तंजीम और रियासत का फायदा करने के लिए जो है फैसले पे जो है दबाव करते हैं। और यही सैफुल्लाह साहब का, कैसर का, आज उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में तमाम बुराइयां नजर आती हैं। जब हमारे वर्करों के वोट चाहिए थे तब नहीं नजर आए। तब स्टेज पे खड़े होकर कहते कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं चाहिए, तुम लोग खाते रहो। मैं कहता तुम बड़े बहादुर आदमी हो, सच बोलने की ताकत रखते हो। इस रियासत को तबाह करने में जितना इन लोगों का रोल रहा शायद किसी का नहीं रहा। देखिए आज के हालात, कहां पे लोग मुतमईन। घूमता हूं मैं जम्मू कश्मीर में, कल ही जम्मू में था, पार्टी के दफ्तर में, वहां 1000 से ज्यादा वर्कर थे। एक भी मुझे उसमें से खुश नजर नहीं आया, मायूस, नौजवान नाराज, रोजगार कहीं नहीं। एक दिन यहां ऑर्डर निकलता है मुलाजमत के लिए, दूसरे दिन कैंसिल होता है, तीसरे दिन इंक्वायरी होती है। ये बिजली के मीटरों पे अजीब तमाशा। पहले तो हमें कहा गया था कि ये डिजिटल मीटर जो है ये सबसे बेहतरीन मीटर है, इससे अच्छा मीटर हो ही नहीं सकता। मजबूर किया लोगों को डिजिटल मीटर लगाने पे। जुमा जुमा हफ्ता नहीं हुआ, कहा ना ये डिजिटल मीटर नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और ऐसे गजब की चीज है ये स्मार्ट मीटर, पीछे से बिजली कट जाती है लेकिन आगे से मीटर घूमता रहता है, फीस आपका चढ़ता रहता है। महंगाई की हालत देखिए, गैस का सिलेंडर कहां था कहां पहुंचा। राशन की हालत देखिए, मिलता नहीं है किसी को। हम फर्द के हिसाब से राशन तकसीम करते थे, मुश्किल हालात में हम मुफ्त राशन देते थे। 2014 में जब सैलाब आया, 2014 में जब सैलाब आया, जिन इलाकों में पानी चढ़ा भी नहीं था वहां पे भी हमने मुफ्त राशन का ऐलान किया। यह पूरा जिला आया उसमें, क्योंकि हम लोगों का दर्द समझते थे। आज मुफ्त राशन क्या, इन्होंने कोटा एक तरफ से बढ़ाया और फिर कीमतें बढ़ाई। इससे तो बेहतर है कि बाजार में खरीदें। चौधरी साहब ने जिक्र किया हमारे हॉर्टिकल्चर वालों का, जो सेब उगाते हैं, जो अखरोट उगाते हैं, जिनका सारा कारोबार ही यही है, जो मुल्क के बाकी फ्रूट के में अड्डों में बेचते हैं। क्या मजबूरी थी कि इन पे जो टैक्स लगा था कि बाहर से सेब ना आए, बाहर से अखरोट ना आए, क्यों हटाया ये टैक्स? आज पता चला। हमारे वजीर आजम साहब अमेरिका के सदर को 26 जनवरी पे चीफ गेस्ट बुलाना चाहते थे। उनको खुश करने के लिए हमारी तबाही। आना है अमेरिका के सदर को 26 जनवरी वहां परेड देखने के लिए, कीमत हमें चुकानी होगी। अमेरिका से सेब आएगा, अमेरिका से अखरोट आएंगे, ड्राई फ्रूट आएगा, हमारे सेब अखरोट जो है वो मंडियों में सड़ेंगे। फिर ये हमारे एलजी साहब कहते हैं कि 80% जम्मू कश्मीर के लोग इलेक्शन नहीं चाहते क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं। कहां दिखे उनको ये 80% लोग? मुझे तो नजर नहीं आते। इस हिसाब से तो मैं कहता हूं मुझे तो 100% लोग पसंद करते हैं। आप इलेक्शन के बिना ही मुझे कुर्सी पर बिठाओ, इलेक्शन की क्या जरूरत है? अब जब कहना ही है कुछ तो फिर 20% का कंसेशन क्यों? वो 20% भी डाल दो, क्या दो 100%। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम लोगों को गुमराह ना करें, गलत रास्ता ना दिखाएं, चाहे वो शेर कश्मीर के वक्त से हो, जब उस दौर अल्जीरिया में कॉन्फ्रेंस में चुएन लाई उनको बंदूक देने के लिए तैयार थे। शेर कश्मीर को कहा कि आप ये हम आपको बंदूकें दे देंगे, आप आजादी की लड़ाई लड़ो।
बिन बेला थे उस वक्त अल्जीरिया के बड़े लीडर, शेर कश्मीर को कब्रिस्तान के पास ले गए, कब्रों की तरफ इशारा करके कहा कि शेर कश्मीर हमने भी बंदूकें उठाई थी, वो कब्रें देख रहे हो, उन कब्रों में मेरा एक बेटा भी है, अगर आप कश्मीर के बेटों को कुर्बान करने के लिए तैयार है तो उठाइए बंदूक। नहीं उठाया। इसी तरह 87-88 में जब ये सिलसिला शुरू हो गया था, फारूक साहब ने हजरतबल में तकरीर की, नौजवानों को कहा नौजवानों, अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन ये बंदूक नहीं उठाना, इस बंदूक में सिर्फ और सिर्फ तबाही है, 1 इंच जमीन यहां से वहां नहीं जाएगी, लेकिन हमारी जमीनें जो है वो कब्रिस्तानों में तब्दील होंगी। बिल्कुल वही हुआ। जिन लोगों ने उस वक्त बंदूकें उठाई आज वो राजभवन में घूम रहे हैं। 30 साल लोगों को मरवाया, अब गवर्नर साहब के फंक्शन में बैठे होते हैं। अरे कम से कम उससे